हम लोग शुरुआत करते हैं टर्म 2 का सेट 1 का नेक्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेंजीन। बेंजीन को कैसे बनाइएगा, बेंजीन को कैसे बनाइएगा, ये नीचे जो कंपाउंड दिएगा उससे के हेल्प से। तो लिखा हुआ इथाइन, तो इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें से अगर हम लोग Fe ट्यूब डाल दें तो Fe ट्यूब डालने से ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में हेक्सेन से बनाना है, तो हेक्सेन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये CH3 ये CH2 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 और एक और होगा CH3, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें से हम लोग एरोमेटाइजेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन। आगे लिखा फिनॉल से बनाना है, तो फिनॉल हमारा ऐसा होता है फिनॉल, और फिनॉल में अगर हम लोग जिंक डस्ट दे देंगे तो जिंक डस्ट देने से ये बेंजीन बना देगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ABC में जो लिखा हुआ है तो इनमें से तीनों को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो हमने बेंजीन में कन्वर्ट किया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन एलोट्रॉपी, राइट 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट भी करना है। एलोट्रॉपी किसको बोलते हैं? इफ द सर्टेन सबस्टेंस हैव एबिलिटी टू एग्जिस्ट 2 or more देन 1 फिजिकल फॉर्म। अगर कोई सबस्टेंस है 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उस तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। द 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपी है। इसमें से हम लोग देखते हैं डायमंड के बारे में। तो डायमंड के बारे में लिखा हुआ है कि ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। प्रत्येक कार्बन एटम हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसके बाद ईच कार्बन एटम uses its all the 4 valence electron to form sigma bond with 4 other carbon atom and gives tetrahedral arrangement। तो हर एक कार्बन में 4 बॉन्ड बनाएगा। ये इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐसे लिखे हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग डायमंड कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिंस ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है नो इलेक्ट्रॉन फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। Therefore डायमंड इज एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, इसलिए डायमंड जो है इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। ग्रेफाइट के बारे में देख रहे हैं कि ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ईच कार्बन एटम यूजेज इट्स ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। एक 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। देयर इज हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोनल अरेंजमेंट कैसा होगा? ऐसे हम लोग हेक्सागोन बना लेंगे, तो ऐसा हेक्सागोन बना लेने के बाद फिर से हम लोग ऐसे करके चाहेंगे फिर से हेक्सागोन बना लेंगे, तो इनका ऐसा अरेंजमेंट रिपीटेड होता है, चलता ही रहता है। ये हेक्सागोन बन गया, हम लोग चाहें तो आगे भी हेक्सागोन बना लें। तो इस तरह का हम लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यह गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू फ्री पाई इलेक्ट्रॉन। फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये गुड कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग ए नंबर में देख रहे हैं, बनाना है BeCl2 का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो इसमें से हम लोग पहले लिखेंगे कि Be इज द सेंट्रल एटम ऑफ BeCl2। फिर हम लोग क्या करेंगे
Be का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 4 होता है तो 1s2 2s2। फिर लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा बेरिलियम का 2 और 2 क्लोरीन है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल हो जाएगा 4, 2 + 2 4। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो होगा, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर हमारा है 2 और यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 0 होगी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, तो BE यहाँ पर रखेंगे Cl और यहाँ पर Cl रखेंगे, ये लीनियर टाइप से होगा। ऐसा ही हम लोग सभी को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है BCl3, तो इसका हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे कि B हमारा है, B इज द सेंट्रल एटम ऑफ BCl3। फिर हम लोग B का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 5 होता है तो 1s2 2s2 2p1। फिर हम लोग निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन का है और 1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 1 लेना है क्लोरीन, तो हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6। तो यहाँ पर निकालेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3। यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर BCl3 में 3 है, लोन पेयर इसका 0 है। अगर ऐसा है तो स्ट्रक्चर होने वाला है, यहाँ पर B रखेंगे, यहाँ से Cl और ऐसे Cl और ऐसे Cl। नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है C नंबर SiCl4। तो SiCl4 का हम लोग डायरेक्ट केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर होगा Si, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, ऐसे Cl, ऐसे Cl, यानी इनका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। आगे जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है D नंबर में H2S का। तो H2S का स्ट्रक्चर हो जाएगा सल्फर, हाइड्रोजन, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर। तो ये शेप जो हमारा होगा वो बेंट टाइप का होगा, बेंट शेप हमारा कैसा होगा, बेंट होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसमें से E नंबर में ड्रॉ करना है SF6। तो SF6 को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर बना लेंगे सल्फर, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ऐसे F, ऊपर में एगो F लेंगे, एगो नीचे F लेंगे, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हमने निकालने के लिए बताया उस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। किसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम लोग 1 केल्विन बढ़ा पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि हीट कैपेसिटी कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द बॉडी बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट मतलब Q डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 यानी Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहें हीट कैपेसिटी का तो C इज इक्वल टू
चूँकि एनर्जी है तो एनर्जी के लिए जूल, और यहाँ पर टेम्परेचर है तो केल्विन, यानी कि जूल पर केल्विन। आगे इसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन हम लोग लिख के रखे हैं। डेरिवेशन वी नो दैट H इज इक्वल टू E प्लस PV, इक्वेशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस होता है PV इज इक्वल टू nRT। अगर n के जगह पे हम लोग 1 बैठा देंगे तो हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, तो H और E को रहने दीजिए, यहाँ पर PV के जगह पे बैठा दिया RT। अब इक्वेशन जो 3 है उसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस R डेल्टा T। R पे हम लोग डेल्टा नहीं लगाए हैं क्योंकि R कांस्टेंट है तो उसमें चेंजिंग नहीं होगा, उसका वैल्यू फिक्स होगा। बाकी जितने वेरिएबल हैं सब में डेल्टा लगी हुई है। हम लोग आगे जानते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू CB डेल्टा T और डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T। तो इसी का हेल्प लेकर के हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। CP डेल्टा T इज इक्वल टू CB डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। यहाँ भी डेल्टा T है, यहाँ भी डेल्टा T है, यहाँ भी डेल्टा T है, तो ओवरऑल हम लोग डेल्टा T कॉमन ले सकते हैं। तो हो जाएगा CP इज इक्वल टू CP प्लस R। इसको हम लोग अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो CP माइनस CB इज इक्वल टू R, इसी को डिराइव करना था। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और हमारा सेट 1 का ही लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग को लिखना है ली चैटरियल प्रिंसिपल के बारे में। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन etc इज चेंज। अगर चेंज करेंगे द इक्विलिब्रियम will shift in that direction which has tendency to cancel cancel, यहाँ पे लिखा हुआ cancel the effect of change। मतलब इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर प्रेशर मान लेते लगाने से रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, यानी कैंसिल करने का काम करेगा। जो चेंज हो रहा है उस चेंज को ये कैंसिल करने का काम करेगा। आगे हम लोग को इसी में लिखना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम लोग एक रिएक्शन कंसीडर किए कि ए से बी रिएक्ट करके सी बनाया और इक्विलिब्रियम में है। बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है, व्हेन द रिएक्शन, या हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट लिए हुए हैं, व्हेन द रिएक्टेंट ए इज एडेड, जब हम लोग रिएक्टेंट ए को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम ऑफ द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन where the concentration of A decreases। इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है वैसे ही A का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक, आगे हम लोग इसका लास्ट देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डिक्रीज, अगर A को डिक्रीज किए हैं तो इक्विलिब्रियम जो हमारा शिफ्ट हुआ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हुआ है तो ए जो है इंक्रीज करने लगेगा, यानी कि ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला आएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको सेट नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम लोग इसी तरह से अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।